मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रगल मैंने देखा है वो मैं अपने बच्चों को भी दिखाऊं, तो लेकिन मैं बिना एसी के बेडरूम में तो उसको सुला नहीं सकता। इस चीज को कैसे टैकल करना चाहिए? हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने काम किया फॉर द सर्वाइवल, मैंने और आपने काम किया फॉर द सक्सेस। नेक्स्ट जनरेशन उनको काम करना है फॉर द सेटिस्फैक्शन। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी करते हैं कि उनको एक हमेशा वरी रहता है कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखने की ट्राई करते हैं, वो हर एक चीज को ट्रैक करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चों के ऊपर भी एक गलत इंप्रेशन नहीं पड़ेगा उनके मेंटल स्टेट पे? डेफिनेटली यस, बट एज अ पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यदि हम नहीं देखेंगे तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा नुकसान होगा। बच्चे आजकल फेल होने से डरते हैं और पेरेंट्स उसको फेलियर से बचाना चाहते हैं, लेकिन वो फेल अगर होता है तो पेरेंट को किस तरीके से उसे हैंडल करना चाहिए? कि बच्चे ने टीवी देखते देखते मैगी कंप्लीट किया एंड मम्मा इज लाइक वाओ वेरी गुड। बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करें, ना कि सेलिब्रिटी की तरह। 28 साल 30 साल की उम्र में भी कुछ भी काम करना रहेगा। शादी हो गई है, बच्चे हो गए, फिर भी कुछ भी काम करना, अरे मम्मी को पूछना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक हिसाब से अच्छा भी है, एक हिसाब से बुरा भी है। 100% बुरा ही है। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है परीक्षित जोबनपुत्र सर, जो पिछले 20 साल से पेरेंटिंग कोच है। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन से नंबर 1 कोच कहे जाते हैं पेरेंटिंग के लिए। मेरा ये बहुत ही प्रिविलेज है आज उनको वेलकम करना। सो वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट से सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं एक खुद पेरेंट हूँ, मेरा 4 साल का लड़का है। तो आई एम वेरी श्योर कि मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आज सीखने मिलने वाली है। मतलब कुछ चीज़ें मैं गलत कर रहा था, कुछ चीज़ें मैं सही कर रहा था, तो आज मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स है उनको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने मिलने वाली हैं। जरूर से जरूर। तो सर सबसे पहले तो अगर मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे आप यहाँ तक, कैसे आपने ग्रो किया 20 साल से, क्या क्या रिजल्ट्स आपके थ्रू आए? राइट। आज से 20 साल पहले शुरुआत करी थी जब मैं पेरेंट नहीं था। एंड शुरुआत करने का पर्पस था कि मेरे मम्मी पापा का पेरेंटिंग वाज द परफेक्ट पेरेंटिंग। एंड जो मुझे लगा कि वो सारे बच्चों तक यदि पहुंच जाए तो हम समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी संरचना शुरू कर सकते हैं, पॉजिटिव समाज की रचना शुरू कर सकते हैं। एंड दैट वाज द रीज़न एट द एज ऑफ 20 आई स्टार्टेड राइटिंग माई बुक ऑन पेरेंटिंग। 22 पे पब्लिश हुआ था एंड 2021 के आसपास मैंने कोर्सेज प्रोग्राम्स लेने शुरू किए थे। एंड मुझे आज भी याद है, फर्स्ट इवेंट पब्लिकली रखने के लिए तकरीबन 1.25 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। एंड उसके बाद में 4 पार्टिसिपेंट आए थे एंड 2 लोग एडवाइस देने के लिए आए थे कि बेटा और कुछ करो, बीकॉम के बाद सीए करो, एमबीए करो, काइंड ऑफ कुछ भी करो, ये काम बंद करो। सो दैट प्रोग्राम वाज 100% इन ए लॉस। 3 साल जॉब के साथ साथ लोन पे किया था। एंड उसके बाद मैं पापा के पास गया एंड कहा कि पापा ये लोन पे हो गया है, बट माई हार्ट जो है ना वो अभी भी बोल रहा है कि उसी पे काम करना है। तो पापा ने बड़ी प्यारी सी बात कही थी कि बेटा हमारी सिचुएशन तो ख़राब है ही है, इससे ख़राब क्या होगा, तो जो होगा उससे अच्छा ही होगा। राइट। सो मुझे लगता है कि मेरा जो पेरेंटिंग को लेकर पैशन या जो कुछ भी है वो शायद उसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे मम्मी पापा को जाता है। एंड वो लास्ट इंस्टॉलमेंट के दिन मैंने दूसरा लोन लिया एंड दूसरा इवेंट रखा था। सो मुझे लग रहा है कि पूरा क्रेडिट जो जाता है वो पेरेंट्स को जाता है। अमेजिंग। वहाँ से लेकर शुरुआत करके अभी तक तकरीबन 1.2 मिलियन लोगों ने ऑन स्टेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। एंड ऑनलाइन यदि वीडियोस एंड वेबिनार्स के थ्रू यदि हम बात करें तो तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों ने हमारे पेरेंटिंग के वीडियोस एंड वेबिनार्स अटेंड किए हैं। अमेजिंग जर्नी, अमेजिंग, सो इंस्पिरेशनल। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में आपकी जर्नी के अंदर आपके पेरेंट्स को इतना महत्व दिया, और शायद वही चीज़ आजकल बहुत सीखने जैसी है। आज अगर मैं सोशल मीडिया का देखूँ तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स पे। और शायद कहीं ना कहीं हर किसी पेरेंट के मन में यही होता है कि मुझे मेरे बेटे को डिसिप्लिन में तो रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इमोशनली हर्ट होने से बचना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोल देते हैं उनको कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन सामने वो बैकफायर कर जाता है। तो आपके ये एक्सपीरियंस से इस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए? एक्सीलेंट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, हम बच्चों को डिसिप्लिन भी करना चाहते हैं बट वी डू नॉट वांट कि वो जो लव है वो कम हो जाए। तो उसके लिए हमें दोनों के बीच में बैलेंस रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूर है। एंड डिसिप्लिन इज़ व्हाट कि हम बच्चों के कोई ना कोई बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं। राइट। सो बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए बच्चों की रेंज में जाना पड़ेगा। जैसे मेरी आवाज़ ये माइक में अच्छी आए तो मुझे माइक की रेंज में जाके बात करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी।
सेम थिंग, ज़्यादातर पेरेंट्स को हार्श होना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, दे वांट या दे थिंक कि मैं डिसिप्लिन करूंगा ना तो मेरा बच्चा है वो मुझसे दूर चला जाएगा। क्यों ये करना पड़ रहा है और क्यों ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी? जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इन द रेंज, इसलिए चिल्लाना पड़ रहा है। सो वेरी फर्स्ट रूल फॉर डिसिप्लिन, रेंज में आओ फिर चेंज करो, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमें कोई भी पानी की बॉटल है उसके अंदर यदि हमें काइंड ऑफ पानी भरना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ढक्कन खोलेंगे, उसके बाद में पानी भर सकते हैं। बट क्या हम बच्चों को जब एडवाइस दे रहे हैं फॉर द डिसिप्लिन पर्पस, क्या हमने वो बच्चे के दिमाग का ढक्कन खुला है कि नहीं, क्या हमने देखा? ज़्यादातर बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे ज़िद्दी है, एक्चुअली वैसा नहीं है। एक्चुअली उस समय पे उनका दिमाग का ढक्कन बंद है। सो मे बी दे आर ऑक्यूपाइड विद दी मोबाइल, वीडियो गेम, समथिंग अदर एक्टिविटी। एंड वो एक्टिविटी के बीच में जब हम जाते हैं और बच्चे को बोलते हैं तो हमें चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, और फिर भी बच्चा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसका माइंड इज ऑक्यूपाइड। बट जस्ट बीइंग अ पेरेंट, वेरी फर्स्ट थिंग, रेंज में जाए। नंबर 2, बच्चे का दिमाग कब ओपन होता है? सो कुछ बच्चे रात को सोने से पहले, कुछ बच्चे खाना खाते वक्त, कुछ बच्चे उठने के बाद। सो एज अ पेरेंट जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न कि कौन से समय पे मेरे बच्चे का माइंड इज ओपन टू रिसीव इंफॉर्मेशन। सो बच्चे ने गलती करी तब ना सुधारे, जब उसका माइंड खुला हो तब सुधारे, तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अमेजिंग थिंग सर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने बता दिया कि बच्चे का टाइम ऑब्जर्व करो और उसी टाइम पे उनको सिखाओ। परफेक्ट परफेक्ट। लेकिन सर बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती है, मतलब ये मैंने ऑब्जर्व की है मेरे लाइफ में। जब भी मैं बच्चों को कोई चीज़ बोलता हूँ कि यार आपको ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम खुद की मर्जी से नहीं बोलते हैं, किसी और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बोलते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा बच्चा 4 साल का है, 4.5 साल का है। तो मुझे पता है कि चलो कभी कभी ऐसा होता है कि यार उसका खेलने कूदने का दिन है, यार उसे एंजॉय करने दो। लेकिन कहीं कहीं वो पीयर प्रेशर आ जाता है कि अरे नहीं यार, उसका स्कूल का जो फ्रेंड है ना, वो ये वाले क्लासेस में जाता है, वो ये एक्टिविटी कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो क्या इस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर कैसे आए? क्योंकि कई बार ये एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें लगता है यार बच्चा मेरा पीछे ना रह जाए। राइट। सो ज़्यादातर हम बाहर के इन्फ्लुएंस में आते कब है? जब हम खुद पावरफुल ना हो, जब हम खुद कॉन्फिडेंट ना हो, या फिर नंबर 2 कि जब हमने जो किया है वो 100% ना किया हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हम अभी ये पॉडकास्ट के लिए बैठे हुए हैं, तो हम कपड़ों को लेकर, हमारे लुक को लेकर, लाइटिंग को लेकर, कैमरे को लेकर, हर जगह पर हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑफ यू देने की कोशिश करते हैं, राइट? कि हमारे पास जो भी सिचुएशन अवेलेबल है उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे। बट जब हम बच्चों के सामने जाते हैं, मे बी आप ऑफिस में भी जाएंगे, स्टाफ के सामने जाएंगे, क्लाइंट के सामने जाएंगे, तो हर जगह पर बेस्ट ऑफ यू, बेस्ट ऑफ यू, बेस्ट ऑफ यू, बेस्ट ऑफ यू। व्हेन इट कम्स टू द फैमिली एंड स्पेशली टू द चाइल्ड, रेस्ट ऑफ यू, और कभी कभी वेस्ट ऑफ यू। माने पूरा जो हमारे पास एनर्जी यूज करने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा है वही हम बच्चों को देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, एंड हमें लगता है कि मेरे मिस्टर शर्मा या वर्मा का बेटा आगे ना निकल जाए, उसके लिए उन्होंने जो क्लास में रखा है मैं रख दूं। बट जो समय पे मैं कहूँ कि जस्ट हम खाली 10 मिनट बच्चे के साथ बैठे एंड यदि उसके साथ इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, उसकी बात सुने, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्लासेस मेरे बच्चे के लिए काम के है या नहीं। सो मोर देन सोसाइटी, मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन सोशल मीडिया, मुझे लगता है हमें बच्चे को देखना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को करना है, बच्चे को एंजॉय करना है। करेक्ट। तब जाके मुझे लगता है कि हम ऐसे सोसाइटी की संरचना कर पाएंगे जो सोसाइटी को देख के प्रभावित ना होते हो वैसे बच्चे हो, जो खुद के अंदर खुश रहते हो वैसे बच्चे हो। तो उनको जो पैशन से कनेक्टेड हो, उनको व्यसन या फैशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चे डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे, वो बच्चे ड्रग्स या शराब के हवाले कभी नहीं जाएंगे। तो ये राइट एज क्या होता है? चलो ठीक है, मैंने ये समझ लिया कि बच्चे कभी, क्योंकि वो छोटे रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता है कि बच्चों को ये चीज़ सीखनी है नहीं सीखनी है, उसमें इंटरेस्ट होगा नहीं होगा। तो राइट एज क्या होता है अगर मुझे स्कूल के अलावा अगर कोई दूसरी भी सारी चीज़ों में उसे इन्वॉल्व करना हो तो? सो एज वाइज अलग अलग एक्टिविटी रहती है डेफिनेटली। जैसे भरतनाट्यम या कथक वगैरह समथिंग अर्ली एज पे हम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट जब हम एक्टिविटी में रखें या कम एज पे रखें, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। नंबर 1, मिस्टर शर्मा या वर्मा की बेटी की तरह परफॉर्म करे, दैट इज़ प्रॉब्लम, वेरी फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, बच्चा वो एक्टिविटी के अंदर जब एग्जॉस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता एंड वो छोड़ना चाहता है, तब मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन इज कि ये दिस एक्टिविटीज फॉर अचीवमेंट, इससे मेरा बच्चा काइंड ऑफ जाकिर हुसैन बन जाना चाहिए, सचिन तेंदुलकर बन जाना चाहिए, दैट इज द प्रॉब्लम। सो
फर्स्ट थिंग जो हम पेरेंट ध्यान में रखें कि हम बच्चों को एक्टिविटी एंजॉयमेंट के लिए करवा रहे हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए करवा रहे हैं, नॉट फॉर द अचीवमेंट। आपने बचपन में गुल्ली डंडा खेला होगा, हाँ। कबड्डी खेला होगा, लगोरी, अलग अलग गेम्स खेली होगी। हैव यू एवर थॉट कि मैं इसमें से कबड्डी का प्लेयर बन जाऊंगा, मैं नेशनल लेवल पर खेलूंगा, या आपने उस पल को एंजॉय करने के लिए खेला? एब्सोल्युटली एंजॉय करने के लिए, राइट? वो एंजॉय करते करते हम लाइफ उतनी एंजॉय करने लगे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या मे बी एंगर, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आज हम बच्चों के ऊपर बचपन से वैसी चीज कर रहे हैं कि अचीव 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 अचीव, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो साइकी है वो चेंज हो रही है। एंजॉयमेंट की जगह अचीवमेंट पे फोकस करते हैं, तो ना ही अचीवमेंट हो पा रहा है, एंड जब वो नहीं होता तो स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो मुझे लगता है कोई भी एज इज़ परफेक्ट एज, बट बच्चा एंजॉय करे। एंड नंबर 2, बच्चा जब वो एक्टिविटी को एंजॉय ना करे और बच्चा बोले मुझे ये एक्टिविटी में नहीं जाना है, तो बच्चा नॉर्मल है। सही है, तो बच्चा नॉर्मल है है। क्योंकि वो बच्चा है, राइट? ये बच्चे ने शादी नहीं करी है कि लाइफ टाइम का कमिटमेंट है। दैट इज समथिंग एक्टिविटी। यदि बच्चा बोलता है कि मुझे ये नहीं वो करना है, तो डेफिनेटली वी शुड आस्क हिम टू एक्सप्लोर अनदर एक्टिविटी। सो वो हम ओपन रहें और महीने से ज़्यादा की फीस ना भरें। हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि हम Right. 1-1 साल का फीस भर देंगे, फिर दिक्कत होती है, फिर दिक्कत हो जाती है, और फिर वो पेरेंट्स का गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है कि अरे बढ़ता यार है। तेरे लिए मैंने फीस भरा हुआ है, अभी तुझे तो जा। जाना ही पड़ेगा। एंड इसमें और एक चीज़ कहना चाहूँगा, मे बी स्कूल और मे बी एक्टिविटी, हमारा जो बजट हो उसका 70% बजट ही हमें अलोकेट करना चाहिए वहाँ पर। सो मेरा बजट फॉर स्कूल इज 10,000 रुपीज़, तो मुझे 7,000 की स्कूल में ही बच्चों को एनरोल करना चाहिए। सो यदि कभी बच्चा स्किप करेगा और बच्चा यदि नहीं पढ़ेगा तो मेरा बीपी नहीं बढ़ेगा। यदि मेरा बजट 10 रुपये का है फॉर दी एक्टिविटी, तो मैं 7 रुपीज़ वाली एक्टिविटी में डालूंगा, नॉट फॉर द 20 रुपीज़ एक्टिविटी, बिकॉज शर्मा एंड वर्मा का बेटा वहाँ पे जा रहा है, वो बहुत हाई फंडो एक्टिविटी है, वहाँ पर मेरा बीपी भी बढ़ेगा और बच्चे के साथ जो रिश्ता है ना वो भी डैमेज होगा। ट्रू। इंस्टेड बच्चे ने 10 रुपये का बजट था, 7 रुपये का है, बच्चा 15 दिन के बाद छोड़ भी देगा ना, तो अपने को टेंशन नहीं होना चाहिए, एंड बच्चे को भी प्रेशर वो फील नहीं होना चाहिए। करेक्ट, 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 करेक्ट। लेकिन ये कहीं न कहीं फिर बच्चे ये मोबाइल, टैबलेट, ये सारी चीज़ों की वजह से तो सब एक्टिविटीज़ में या दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि कभी-कभी मैंने Right, देखा हुआ है कि right. ज़्यादातर बच्चे आजकल पहले हम जब भी छोटे थे तभी लाइक वी यूज्ड टू एन्जॉय कि हम बाहर जाएँगे, फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, कोई स्कूल में कुछ टाइम पास करेंगे। लेकिन आजकल बच्चे 10 मिनट भी फ्री हुआ, वो मोबाइल लेके यूट्यूब चालू करके बैठ जाएँगे, टीवी चालू करके बैठ जाएँगे। तो इस चीज़ों से कैसे बचा जाए एज़ इन बच्चे के लेवल पे अगर हम देखें तो? सो बच्चों की जो साइकोलॉजी है, 2 चीज़ें बच्चों को चाहिए। नंबर 1 एन्जॉयमेंट, नंबर 2 एक्सप्लोर करना है। बच्चे की साइकोलॉजी के अनुसार बच्चे को ये 2 चीज़ ही चाहिए। बच्चे को मोबाइल नहीं चाहिए, बट जब उसको मोबाइल की कंपैरिजन में वो एन्जॉय ज़्यादा करेगा, मे बी अपने भाई-बहन या कोई भी फ्रेंड्स आए हुए हैं, कोई एक्टिविटी है, गेम ज़ोन में गए, तो वहाँ पर बच्चा मोबाइल की डिमांड नहीं करेगा। आप उसको जंगल में लेके जाओ, कहीं पर ट्रैकिंग में लेके जाओ, वहाँ पर बच्चा डिमांड नहीं करेगा। माने बच्चे को एन्जॉयमेंट चाहिए। वो जब बच्चे को अदर एक्टिविटी में नहीं मिलता, तब वो बच्चा मोबाइल माँगता है। करेक्ट। सो मे बी जब आप घर पे मेहमान आए, आप बिज़ी हैं विद देम, एंड आप बच्चे को अटेंशन नहीं दे पा रहे, बच्चा इमीडिएटली आएगा, बोलेगा मुझे मोबाइल दो, हाँ, राइट? क्योंकि बच्चे को एन्जॉयमेंट चाहिए, बच्चे को मोबाइल नहीं चाहिए। करेक्ट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, हम बच्चे के लिए ऐसी कोई भी मैकेनिकल एक्टिविटी, गेम्स, समथिंग वैसा हम प्लान करें। नंबर 2, घर पे जब मेहमान आए ऐसा कुछ हो, तो कोई ना कोई एक पेरेंट बच्चे के साथ रहे और एक पेरेंट इनिशियली गेस्ट को वेलकम करे, एंड देन आफ्टर बच्चे एक दूसरे के साथ थोड़े फ्रेंडली हो जाए, खेलना शुरू करें, उसके बाद में पेरेंट्स बातचीत करें। तो मुझे लगता है बच्चों को ये 2 चीज़ मिल जाए तो बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा ना कि ज़्यादातर पेरेंट्स भी आजकल वही करते हैं कि मुझे थोड़ा फ्री होना है, मुझे किसी के साथ कुछ बात करनी है, वो बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा तो एक काम कर भाई, ये ले मोबाइल लेके बैठ जा। दे आर ट्रीटिंग मोबाइल एज ए बेबी सीटिंग, एक्चुअली यस, और फ्यूचर में वही लोग कंप्लेन करेंगे कि वो yes, फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम बहुत लेता ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी थोड़े समय पहले बीकानेर में पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ही पेरेंटिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ पर वन ऑफ द पेरेंट का ही ये सेम चीज़ कहना था कि हमारे बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा है, 3-3 4-4 घंटे बिजी रहते हैं। देन मैंने उनको थोड़ा सा फनी वे में बट आंसर दिया था कि सही बात है, इसके लिए गलती आपके बाजू वाले जो शर्मा अंकल है, जिन्होंने आपके बेटे को मोबाइल गिफ्ट में दिया था, एंड में वर्मा अंकल जो एवरी मंथ का इंटरनेट का रिचार्ज करवा देते हैं, उन्हीं की गलती है। मैं उनसे आके पर्सनली बात करूँगा।
एंड दे वर लाइक नो, राइट. सो उन्होंने फ़ोन दिया, वो रिचार्ज करवा रहे हैं, वो बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा रहे हैं. एंड जब बच्चा एडिक्टेड हो जाए तो फिर कंप्लेन के कारण वो होता है. सो कई बार होता है बच्चा बिगड़ जाए तो बोले मोबाइल का प्रॉब्लम है, और मोबाइल बिगड़ जाए तो बोले कि बच्चे का प्रॉब्लम है, बच्चे के कारण बिगड़ा है. सो इट इज़ जस्ट एज अ पेरेंट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. बेस्ट ऑफ यू जितना हम पार्टी को देते हैं, किटी पार्टी को देते हैं, बिजनेस को देते हैं, वैसा बेस्ट ऑफ यू जो दिन हमने बच्चे को देना शुरू कर दिया, मेरा ये मानना है कि हमें 5 ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन तक भी जाना होगा ना, हमारे बच्चे वो देश को वहाँ पर लेके चले जाएंगे यदि हमने बच्चों को बेस्ट ऑफ यू दिया हुआ है तो. करेक्ट करेक्ट. अमेजिंग सर, अमेजिंग थॉट. इनफैक्ट मैं मोबाइल के बारे में जस्ट अभी हम बात कर रहे थे तो मुझे वही ट्रिगर हुआ. बहुत सारे पेरेंट्स ये भी करते हैं कि उनको एक हमेशा वरी रहता है कि मैं अगर बच्चे के मोबाइल हाथ में मोबाइल देता हूँ तो कहीं वो गलत ट्रैक पे ना चले जाए, क्योंकि मोबाइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती है जो शायद वो अर्ली एज पे कुछ चीज़ें ऐसे नहीं सीख एडवाइजेबल जाएंगे. है, राइट. तो वो बहुत सारे वो डिसिप्लिन में ना रहे, डिसिप्लिन में रखने के लिए वो क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ट्राई करते हैं. वो हर एक चीज़ को ट्रैक करेंगे कि वो कौन सा वीडियो देख रहा है, तो किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ चैट कर रहा है, ये क्या है वो क्या. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बच्चों के ऊपर भी एक गलत इंप्रेशन नहीं पड़ेगा उनके मेंटल स्टेट पे. डेफिनेटली यस, बट एज अ पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यदि हम नहीं देखेंगे तो बच्चों के ऊपर ज़्यादा नुकसान होगा, राइट. एक है कि मैं ब्रेक मार दूं तो शायद अंदर जो बैठे हैं उनको जर्क आएगा, बट यदि ब्रेक नहीं मारी और गाड़ी ठुक गई तो ज़्यादा नुकसान होने वाला है. सो वेरी फर्स्ट थिंग, बट एज अ पेरेंट हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए. सो जब भी हम बच्चों को मे बी काइंड ऑफ मोबाइल देते हैं तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को यूट्यूब ना दे, यूट्यूब किड्स दे. वेरी फर्स्ट थिंग. नंबर 2, यूट्यूब के अंदर आपका हिस्ट्री ऑप्शन आता है. यूट्यूब क्या करता है, एक बच्चे ने गेम का वीडियो देखा ना, यूट्यूब अल्गोरिदम वो उसको कंटिन्यूस वही चीज़ फीड करता रहेगा. सो बच्चा इज नॉट डिमांडिंग दैट थिंग, बट यूट्यूब का अल्गोरिदम वो चीज़ लाएगा जिससे बच्चा का एडिक्शन बढ़े. सो बीइंग अ पैरेंट हम क्या करें कि वो जो हिस्ट्री है वो जस्ट हम खाली ऑफ रखें, ताकि बच्चा जो देखना चाहता है वो सर्च करके खुद देखे. सो नंबर 1 यूट्यूब किड्स हो, नंबर 2 हम हिस्ट्री को ऑफ रखें, नंबर 3 जो भी OTT प्लेटफॉर्म या कोई भी हम ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पर बच्चों का एज का फिल्टरेशन है. सो मे बी फॉर एन एग्जाम्पल कपिल शर्मा इज फॉर 13+ किड्स, along with the parents they can watch, but it is not meant for below 13 age. जस्ट मैं पूछना चाहूँगा कितने घर में होंगे जहाँ पर 13 साल से छोटे बच्चों ने कपिल शर्मा के बारे में जानते होंगे. मेजोरिटी ऑफ द फैमिलीज. मे बी फैमिली शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज मेंट फॉर 7+ किड्स. 7 साल से छोटे बच्चों के लिए इज नॉट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इज तारक मेहता का छोटा चश्मा. दैट इज द कार्टून वर्जन ऑफ दैट थिंग. सो हम वो कम एज में बच्चे को जब वो मैच्योर कंटेंट दे देंगे, सो बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग, प्लस उसमें कोई फिल्टरेशन नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चा जो गलत चीज़ देख रहा है उसको सही मान रहा है. एंड मे बी शायद शक्तिमान के वक्त हमने देखा था काफ़ी सारे बच्चे टेरेस से गोल गोल घूमते हुए नीचे जंप लगा रहे थे. आफ्टर धूम काफ़ी सारे बाइक के एक्सीडेंट्स वगैरह हुए. सो क्योंकि उनके ब्रेन में फिल्टर नहीं है. आज एक एडल्ट व्यक्ति कुछ गलत चीज़ देखता है पर उसके ब्रेन में फिल्टर है कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, ये मुझे नहीं करना चाहिए. बाहुबली या समथिंग कुछ देखा तो ये लड़ाई काम की नहीं है, ये जस्ट पर्दे की है, रियल लाइफ की नहीं है. बट बच्चा वो फिल्टरेशन नहीं कर पाता. एंड इसीलिए बीइंग अ पेरेंट मेरा ये मानना है कि हम बच्चे को वो सिखाएं कि बेटा आपकी एज जब 7 साल की होगी तभी 7+ देखना है, अदरवाइज आपको 3.5+ वाला जो कंटेंट है वही देखना है. एंड आज हर स्मार्ट टीवी के अंदर यू कैन क्रिएट अ प्रोफाइल एज अकॉर्डिंगली. बट जस्ट पेरेंट यदि ये सीख ले, थोड़ा सा ये लिटरेसी डेवलप करे, तो मुझे लगता है हम बच्चों को एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू. और ये फ़िल्टर के ऊपर से ही मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ़िल्टर एब्सोल्युटली ये OTT प्लेटफॉर्म और ये सारे ऐप्स से तो हम डाल ही सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ़िल्टर्स होते हैं जो शायद पेरेंट्स बचपन से बच्चों के अंदर डालते हैं. जैसे मैंने मेरे घर के अंदर ही देखा है. इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर होता होगा कि यार हम बच्चों को एज इन अगर बॉय है तो बॉय को हम लोग बहुत सारी चीज़ में पिंग करेंगे, अरे यार तू तो लड़का है तुझे ये करना चाहिए. अरे लड़कियों को बोलेंगे अरे तू लड़की है तुझे ऐसे मस्ती नहीं करनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हम पहले से उनको फ़िल्टर कर रहे हैं कहीं ना कहीं. अगर लड़का है मस्ती कर रहा है तो हम बोलेंगे अरे अरे तू किचन में क्यों जा रहा है, तू यहाँ पर आ खेल कूद कर. लड़की अगर पिंक कलर तुझे पहनना चाहिए, अरे किचन में क्यों जा रहा है. तो ये सारे फ़िल्टर्स हम पहले से एज अ पेरेंट बच्चों में डाल रहे हैं.
मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यही चीज़ फ्यूचर में जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। डेफिनेटली, पर वो फिल्टर अच्छे भी है। हाँ। इट इज़ नॉट कि इट इज़ ऑलवेज रॉन्ग, बिकॉज बेटी है तो उसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। हम्म, एंड यदि वो फिल्टर उसको पहले से दिए गए, सो मैं कहीं पे मैंने पढ़ा हुआ था कि बोले लड़कों को बोले इतनी रात को जाने की छूट होती है, तो लड़कियों को क्यों नहीं। correct। इन तब बड़ा प्यारा सा आंसर दिया था कि लड़का इज लाइक लोहे की चेन एंड लड़की इज लाइक सोने की चेन। लोहे की चेन से आप साइकिल को बांधेंगे, बट क्या सोने की चेन से आप साइकिल को बांधेंगे? नहीं। आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो जो कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि आज हम काफ़ी सारे किस्से, जैसे अभी इनफैक्ट बंगाल या अलग अलग जगह पर हम ऐसे काफ़ी सारे किस्से देख रहे हैं, तो वहाँ पर यदि बेटी को उसके काइंड ऑफ प्रोटेक्शन को लेकर उसकी यदि अवेयरनेस हमने बेटी के दिमाग में पहले से नहीं डाली है, and हमने कहा कि बेटा यू कैन डू एनीथिंग, डेफिनेटली वी शुड क्रिएट अ सोसाइटी कि जहाँ पर बेटी रात के 12 बजे या 2 बजे भी जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बट यदि प्रॉब्लम आए तो शायद मुझे लगता है बेटी को हमें सेल्फ डिफेंस सिखाना पड़े। बेटी को मेरा ये मानना है कि बेटी को 15-20 बड़ी वाली गाली आनी चाहिए। हाँ। एंड यदि कोई छेड़े तो उसको माँ बहन की कुछ दिला सके, वैसा यदि बेटी बोल पाए तो मुझे लगता है वो अपना प्रोटेक्शन कर पाए। एंड एट द वेरी सेम टाइम सेल्फ डिफेंस मुझे लगता है बेटी के लिए, हर बेटी के लिए कंपलसरी होना चाहिए। शायद वो हिस्ट्री नहीं पढ़ेगी, अकबर ने क्या किया, हुमायूं ने क्या किया नहीं पढ़ेगी, चलेगा, बट यदि कोई लड़का छेड़ता है तो उसको क्या करना है वो उसको मुझे लगता है सबसे पहले सिखाना चाहिए। एब्सोल्युटली। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के समाज के लिए। मैं वही अभी सोच रहा था, बच्चों को हम सिखाते हैं, लड़कों को सिखाते हैं गुड टच बैड टच, ये अच्छा है ये बुरा है। शायद लड़कियों और लड़कों दोनों को सिखाते हैं, लेकिन लड़कों को अगर ये सारी चीज़ें अगर हम पहले से सिखाएं कि भाई लड़कियों का रिस्पेक्ट कैसे करना, जैसे आपने बताया लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर हम बचपन से ही उनको ट्रेनिंग देते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 100% एक डेफिनेटली, अच्छी सोसाइटी। मेरा ये मानना है कि इसमें ट्रेनिंग से ज़्यादा रोल मॉडलिंग काम करेगा। हर पापा को, मम्मी को रिस्पेक्टफुली आप कह के बुलाना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चा पापा को आप कहता है, मम्मा को तू कहता है, बिकॉज सारे घर वाले वो माँ को तू कह के बुलाते हैं। एंड मम्मा ने कभी मना किया है तो पापा ने हाँ बोल दिया है, बिकॉज कि वो पैसे लाते हैं तो वो ओवर पावर कर सकते हैं, ओवर रूल कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब माँ को रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो वो बेटा, सॉरी टू से, बट वो पूरी लाइफ में किसी भी औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। एंड इसीलिए मोर देन ट्रेनिंग मुझे लगता है रोल मॉडलिंग। सारे पापाओं को जो अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हैं, दूसरी की बेटियों को सही सलामत देखना चाहते हैं, उनको पहले और किसी की बेटी जिसको अपने घर पे लेकर आए हैं उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना शुरू करना पड़ेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सुपर सुपर, सो ट्रू सो ट्रू। सर एक एक ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी। सच में ये मेरे ख्याल से हर फैमिली के अंदर का ये इशू होगा कि पेरेंट्स जनरली लाइक Right. मेल कैसे फीमेल्स को रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वही चीज़ देख करके बच्चे सीखते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस। एक सवाल है ना, जस्ट मुझे बहुत सारे, हमारा पॉडकास्ट होने वाला था उसके पहले मैंने मेरे कम्युनिटीज़ में बहुत सारे जगह पर बोला हुआ था कि सर आ रहे तो क्या सवाल पूछना चाहिए। तो एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा था जो जनरली एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ से आता है, गोल्डन स्पून को लेके। बेसिकली उन लोगों को ऐसा लगता है, इवन मैं अगर मैं मेरी बात करूँ तो हम कहीं एकदम लोअर मिडिल क्लास से ऊपर लेवल तक आए हैं, तो हमें वो समझ रहा है कि हाँ यार वो पैसे की अहमियत क्या है, डिसिप्लिन क्या है, क्या चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रगल मैंने देखा है वो मैं अपने बच्चों को भी दिखाऊँ, मैं उसको सिखाऊँ कि भाई तू भी जब स्ट्रगल करके आगे आएगा तो तू सीखेगा। लेकिन चाहते हुए भी कैसे उसको स्ट्रगल में दिखाऊँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको स्ट्रगल दिखाऊँ, लेकिन मैं बिना एसी के बेडरूम में तो उसको सुला नहीं सकता, मैं कोई लोअर ग्रेड के स्कूल में तो उसको भेज नहीं सकता। राइट। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए? सो हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने काम किया फॉर द सर्वाइवल, मैंने और आपने काम किया फॉर द सक्सेस। करेक्ट। नेक्स्ट जनरेशन उनको काम करना है फॉर द सेटिस्फैक्शन। सो उनको गाड़ी के लिए, एसी के लिए, घर के लिए, रोटी कपड़ा मकान उनके लिए अब है ही है नहीं। ही नहीं। सो अब उससे ऊपर जब हमें काम करना है तब हमें और नए पेरेंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सो जो सर्वाइवल के वक्त पेरेंटिंग था दैट वाज डिफरेंट, सक्सेस के लिए पेरेंटिंग वाज डिफरेंट, एंड जब सेटिस्फैक्शन के लिए उनको काम करना है तो मेरा ये मानना है कि मोर देन स्ट्रगल हमें बच्चों को काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए उनके पैशन को फॉलो कैसे करें वो हमें बताने की ज़रूरत है।
मोर देन वो स्ट्रगल करे, बस में धक्के खाए या उसके अंदर वो करे, उसकी जगह पर वो काम को ऑटोमेट कैसे करे, वो हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। सो मे बी शायद हमारे यहाँ पर कोई हार्ड वर्कर जो है वो ऐसा सोचता है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिठाई बनाऊँ और पूरी ज़िंदगी मरूँ तब तक मैं ही बनाता रहूँ। वेयर एज जो गोरा है वो ये सोचता है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने के बाद पूरी ज़िंदगी में मैं इसको ना बनाऊँ और इसमें से मैं पैसे कैसे बनाऊँ थ्रू सिस्टम्स एंड एसओपीज। सो नाउ अब मुझे ये लगता है कि अब हमें वो माइंडसेट से पहले खुद बाहर आना है एज अ पेरेंट कि अब स्ट्रगल आएगा, अब स्ट्रगल आएगा। हमने स्ट्रगल में से हम बाहर ही नहीं निकले। वो सॉफ्टवेयर को और वो वायरस को पहले में निकालना है, वेरी फर्स्ट थिंग। उसकी जगह पर हमें बच्चों को काइंड ऑफ कौन से समाज का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, वैसा यदि हम अबंडेंट माइंडसेट के साथ यदि हम बच्चों को तैयार करें, तो मुझे लगता है स्ट्रगल जैसा यूनिवर्स में कहीं पे है ही नहीं। राइट? एक फ्लावर है, उसको खिलने में कभी स्ट्रगल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली खिल जाता है। सेम में बच्चा भी अपनी टैलेंट के अनुसार वो खिल जाना चाहिए। स्ट्रगल नाम का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली हार्डवर्क हो सकता है, आई रिपीट, हार्डवर्क हो सकता है, बट पैशन हो तो हार्डवर्क भी हार्ड वर्क हो जाता है। ट्रू राइट? बट स्ट्रगल को हमें, मुझे लगता है, डिलीट करने की ज़रूरत है हमारे सॉफ्टवेयर से। एब्सोल्युटली परफेक्ट, सो ट्रू। बहुत सारी चीज़ें सर सीखने मिल रही है आपसे बात करते करते हैं। एक एक सवाल मेरा भी रहता है कि बच्चे आजकल जो अट्रैक्ट होते हैं खाने की, अगर हम हैबिट्स देखें तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जब भी हम बाहर लेके जाएंगे बोलेंगे कि बेटा क्या खाना है, या घर पे भी कभी कुछ बनाना है तो क्या बनाए, क्या खाओगे, तो ज़्यादातर लोगों के मन में ये जंक फूड आता है। बच्चों को क्या पसंद है, मैक्सिमम या उनको पसंद है पिज़्ज़ा, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच यही फ्राइज, सारी बर्गर, यही राइट? सारी चीज़ें, लेकिन हमें पता है कि यार कहीं ना कहीं वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो राइट, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए कि हेल्थ के लिए जो अच्छा है वो खाओ? वो खाए, राइट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने मेरे बेटे के लिए किया है, यदि बच्चा छोटा है तो, आपका भी सन छोटा है तो, सो मैं क्या करता हूँ, वी हैव काइंड ऑफ वन बैटमैन, उसके साथ रोज़ रात को लड़ाई होती है। सो मैं बैटमैन बनता हूँ, उसका जो काइंड ऑफ टेडी बेयर है वो उठाते हुए, एंड मैं उसके साथ लड़ाई करूँगा। जो दिन उसने जंक फूड खाया हुआ है, उस दिन मेरे बैटमैन के पावर्स ज़्यादा होंगे, एंड वो आदि को, माने अध्याय को, वो ज़्यादा पुश करेगा, वो ज़्यादा हिट करेगा, एंड आदि का वन राउंड वो हार जाएगा। एंड नाउ वो बोलेगा कल तू भी जंक फूड, कल भी तू खाना, परसों भी खाना, ताकि मैं रोज जीतूं। एंड नाउ आदि इज रिप्लाइंग टू मी और दी बैटमैन, नो कल मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, सिर्फ हफ्ते में एक ही बार खाना होता है। सो हम इसको काइंड ऑफ क्योंकि बच्चों को एंजॉय करना है, एक्सप्लोर करना है, सो हम इंस्ट्रक्शन देके, ट्रेनिंग देके या बातचीत करके करें, उसकी जगह कोई भी चीज़ को हम गेमीफाई कर ले, तो बच्चों के माइंड में, या स्टोरी के माध्यम से कहेंगे तो बच्चे जल्दी से सुनेंगे। सो मे बी हम कोई भी अच्छी सी स्टोरी बना लें कि एक हेल्दी फूड खाने वाला बच्चा और अनहेल्दी फूड खाने वाला बच्चा, एंड देन आफ्टर राम एंड श्याम करके शुरू करें, या फिर मे बी इस तरीके से गेमिफिकेशन के थ्रू करें, तो छोटे बच्चों के अंदर जल्दी इफेक्ट होता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मेरा ये मानना है कि आजकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बच्चों के आंखों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, स्पीच डिले बढ़ते जा रहा है, बच्चों के अंदर डायबिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, सफ़ेद बाल कंपैरेटिवली 11-12 के बच्चों के अंदर हम देखते हैं वो आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फैमिली का पॉजिटिव हेल्थ एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और उसके लिए यदि सारी चीज़ों को हटाए और कोई एक चीज़ मुझे कहें, तो वो एक चीज़ होगी फैमिली में साथ में डिवाइस फ्री डिनर करना या डिवाइस फ्री ब्रेकफास्ट करना। जब हम साथ में फैमिली मेंबर्स साथ में बैठते हुए घर का खाना खाते हैं, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, विदाउट एनी एडवाइस, एंजॉय करते करते, बात करते करते, तो वो डोपामिन क्रिएट करता है विद दैट फूड। बच्चा जब रेस्टोरेंट में जा रहा है तो वो पिज्ज़ा क्यों पसंद है? क्योंकि वहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं है। फूड का जो काइंड ऑफ, मैं कहना चाहूँगा कि कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है, वो वैसा है जो बच्चे को अट्रैक्ट करे। सो मैं बनाऊँ खिचड़ी, बट उसको कांच के बाउल में रखूँ, उसके ऊपर मैं बीट एंड चीज़ को स्प्रेड करूँ, उसके ऊपर मैं स्ट्रॉबेरी को रखूँ, एंड बच्चे को बोलूँ बेटा हंगेरियन हॉट पॉट, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट डेकोरेशन बच्चा विल एंजॉय दैट खिचड़ी। सो जैसा देश वैसा वेश, वैसे खाने के लिए भी हम थोड़ा सा अकेला कोई फ्रूट ना दे, बट मल्टीपल फ्रूट्स को हम प्लेटर के अंदर सजा के बच्चों को दें, तो मुझे लगता है कि हम बच्चों को हेल्दी फूड हैबिट्स को डेवलप कर पाए। एंड कंपलसरी होना चाहिए मेरे हिसाब से कि बच्चे के साथ एक बार का डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ, इट मस्ट बी कंपलसरी, इट मस्ट बी कंपलसरी।
सो इंटरेस्टिंग सर। ये 2 चीज़ तो मैं पर्सनली लेके जाने वाला हूँ। एक तो रात को जो फाइट करते हैं धमाल मस्ती, वो राइट। जर्नी वो स्टोरी मुझे बहुत कनेक्ट कर गई और सच में ये चीज़ है। और दूसरा खिचड़ी, ये आई एम वेरी हंगेरियन श्योर, हॉट पॉट। हाँ, हंगेरियन हॉट पॉट, यस, अमेजिंग। तो ये सारी चीज़ें तो आपने बहुत अच्छे से बताई कि स्टोरीज़ के थ्रू लोगों को समझाओ, बच्चों को समझाओ, गेमिफिकेशन करके समझाओ तो वो समझ जाते हैं। ये हम महाभारत की बात करें तो वहाँ पर अभिमन्यु ने गर्भ में ही सारी चीज़ें सीखी थी। उन्होंने गर्भ में ही सीखा था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदना है या चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाना है, बाहर निकलना नहीं सीख पाए थे। तो क्या ये सारी स्टोरी सच है? क्या सच में कोई बच्चा गर्भ में होता है तभी ये सारी चीज़ें सीख पाता है? 100% सही है। एंड इसे कहते हैं गर्भ संस्कार, द साइंस ऑफ गर्भ संस्कार। एंड बच्चा जब इनफैक्ट गर्भ में आए तब से नहीं, उससे पहले माता पिता जब कंसीव करने के बारे में सोचते हैं, तभी से यदि मम्मी और पापा ने 2 महीने 50 to 60 डेज यदि जो भी शास्त्रों के अंदर बताया गया है वो सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देते, एंड यदि हम कोई सोल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली हम यदि हमारी फ्रीक्वेंसी, काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि हम जो भी फ्रीक्वेंसीज को क्रिएट करते हैं वो चीज़ वस्तु खींची चली आती है। करेक्ट। तो सेम में हम कोई अच्छी पवित्र सोल को भी हमारे घर के अंदर आमंत्रित कर सकते हैं। सो इनफैक्ट जो भी प्लान करना चाहते हैं, वो जो व्यक्ति या जो सोल आपको अच्छी लगती है, जो मे बी कोई भी व्यक्ति जो आपको इंस्पायर करता है कि ऐसे व्यक्ति के गुण मेरे बच्चे में होने चाहिए, वो यदि माता पिता दोनों देखना शुरू कर दे, तो वो सेम क्वालिटी बच्चे को कंसीव करने के बाद बच्चा जब दुनिया में आएगा तो डेफिनेटली वो वैसा फेस और वैसी हैबिट्स बच्चे के अंदर होने के 100% चांसेस है। और ऐसे एक दो नहीं, हज़ारों केसेस हमारे नज़र के सामने हमने देखे हुए हैं। अमेजिंग। इसीलिए शायद मुझे याद आ रहा है, जब भी पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमन घर में है तो कुछ फ्रेम्स ऐसे रखते थे और वही वो फ्रेम्स आप प्लस उसके बारे में महाभारत सोचोगे। महाभारत या अलग अलग भगवत गीता, वो सारी चीज़ें पढ़ना, वो फोटो फ्रेम्स हाँ। देखना। बट आज वो कहा जाता है ना, चाणक्य नीति में कहा गया है कि एक माता 100 शिक्षक के बराबर होती है। हम्म। बट आज मैं कंडीशन एक ऐड करना चाहूँ, यदि इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप छोड़े तो, करेक्ट। राइट, यदि मम्मी ने ही वो इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप प्रेगनेंसी के दरमियान देखा हुआ है और फिर वो वही एक्सपेक्ट करे कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे, तो वो नहीं होने वाला। सो ट्रू अमेजिंग। ये चीज़ मेरे ख्याल से हर पेरेंट के लिए काम का है। काम का, अमेजिंग सर। मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसा कल्चर होता है कि कुछ मेरे ख्याल से 22nd की एज होती है तब तक बच्चा ग्रेजुएट करता है, बाद में पोस्ट ग्रेजुएट 23-24 की एज तक करता है। तो एज अ पेरेंट हमारा जो केयर करने का एज लिमिट होता है, हम सोचते हैं यार बच्चा जब भी 24 साल 25 साल 26 साल का हो गया तब तक वो हमारी जवाबदारी है यार, हम ही संभालेंगे। जबकि वही चीज़ अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें तो वहाँ पर 18 साल से ही उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाता कर है। दिया जाता, राइट। तो क्या सही है क्या गलत है? क्या हम इंडिया में कुछ गलत कर रहे हैं? ओके, इसके लिए लालियत पंचित वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियत प्राप्ते तु पोषते पुत्र मित्रम वदाचरित। सो पहले 5 से 7 साल का जो, इनफैक्ट 5 साल का समय, बट अभी हम ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं तो 7 साल तक का समय, हाँ। वो बच्चे को लाड़-कोड़ करने का है, बच्चे को प्यार करने का है, बच्चे को दुलार करने का है, बच्चे जो कहे उसके हाँ में हाँ भरने का है। बट नॉट फॉर द स्क्रीन, बट फॉर द लव, फॉर द कंपैशन, फॉर द जो बच्चा टाइम चाहिए, वो जो चाहिए वो उसके लिए कोई कंडीशन बाद नहीं होना चाहिए। फिर 7 साल लेट बाय लेट, और एट द अर्लीस्ट 5 साल से लेके 15 साल का जो टाइम है वो बच्चों के लिए डिसिप्लिन का टाइम है। सो 18 नहीं, वहाँ पर इनफैक्ट बच्चों को वेरी अर्ली एज, बच्चा जब इनफैक्ट कंसीव करने के बाद, डिलीवरी के बाद, फ्रॉम डे 1 जब तक बच्चे की अलग सीट ना हो तब तक बच्चे की माँ को लाइक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाता। बच्चा माँ की गोद में बैठ के नहीं, उसकी पर्सनलाइज सीट में बैठ के ही बच्चा घर पे जाता है फ्रॉम डे 1। सो वहाँ पर डे 1 से बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। मेरे हिसाब से वो भी गलत है। यदि पहले 5 साल 7 साल बच्चा वो इमोशनल कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, इमोशनल सेफ्टी है, तो वो बच्चे का स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, वो सारी चीज़ों को लेने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज इमोशनल सेफ्टी नेट उसके पास जुड़ी हुई है। रात के समय सोने से पहले काफ़ी सारे व्यक्तियों को नींद की गोली लेनी पड़ती है। सर्वे प्रूव करता है कि पहले 5 साल 7 साल मम्मी पापा का टच मिला हो, स्किन का स्पर्श मिला हो, लव मिला हो, वो बच्चों को नींद की गोली की कंपैरेटिवली चांसेस नहीं है। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दैट लव, आप देखेंगे हम अभी मुंबई में हैं,
वहाँ पर लोगों को नींद की गोली लेनी पड़ती है और अपने लोग ट्रेन में खड़े खड़े भी सो सकते हैं, आराम से, राइट, चालू लेक्चर में भी सो सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ लव। सो वो होना चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि 7 या 8 साल के बाद बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा करना चाहिए। यदि हम वो नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है हम बच्चों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बच्चों को सपोर्ट करते हुए हम बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे। और 7 साल के बाद यदि हम बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बच्चों को करने वाला सबसे बेस्ट सपोर्ट होगा कि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ट्रू। एंड बच्चा जब 16 साल का हो तब बच्चे का मित्र बनना चाहिए, नॉट बिफोर 16। उससे पहले रूल्स रेगुलेशन दिखाना वो मम्मी पापा का काम है। ज़्यादातर मम्मी पापा बोलते हैं मैं बच्चों का फ्रेंड हो जाऊँ। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चल रही है। मेरा ये मानना है कि 20 साल के अनुभव के आधार पे कि बच्चों का फ्रेंड नहीं होना चाहिए, बच्चों से फ्रेंडली होना चाहिए, नॉट द फ्रेंड। 2 फ्रेंड आपस में बैठ के शराब पी सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, बैड वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दे आर फ्रेंड्स। क्या एज अ मदर फादर आपको आपके बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एज अ मदर फादर मेरा और आपका काम हेलमेट जैसा है, मेरा और आपका काम सीट बेल्ट जैसा है। वो प्रोटेक्ट करना वो पहला काम है, देन प्रोवाइड करना, राइट? वो एक बेस्ट फ्रेंड होगा ना, किसी को शराब की तलब लगी है तो सिगरेट की चाहिए तो वो दूसरा ला के देगा। बट वो पापा का काम नहीं है कि बेटे को शराब पीना है और बेटा पापा ला के दे। पापा का काम प्रोटेक्ट करना है, देन दी प्रोवाइड करना। फ्रेंड का काम है पहले प्रोवाइड करना, फिर कुछ गड़बड़ होए तो प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भी ढूंढेगा यदि उसके पास में है तो। सो नाउ मेरा ये मानना है कि हम 16 साल का बच्चा हो तब तक यदि हमने वेल डिसिप्लिन में रखा है, एंड यदि नहीं होता था पहले के समय में राजा रजवाड़ाओं से, तो 6-7 साल के बाद उसको सीधा भेज देते थे गुरुकुल के अंदर और 16 साल पे राज्याभिषेक होता था। तो 16 साल तक वेल डिसिप्लिन में रहे, जो फैसिलिटीज़ है उससे कम फैसिलिटी में रहे, फिर वो जो बच्चा है ना वो मैच्योर बन जाता है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, वो पहले हल्का फुल्का रखना पड़ेगा, सॉफ्ट रखना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, एंड तब जाके वो जो शेप है हम उसको निकाल दे पाएंगे। अब जब एक बार शेप दे दिया पहले 7 साल में, नाउ हमारा मम्मी पापा का काम क्या है? उसको धूप में रखना, उसको भट्टी में रखना, उसको तपाना इज मम्मी पापा का काम। ट्रू। एंड यदि पहले प्यार मिला है, शेप मिला है, अब भट्टी में तपा हुआ है, अब ये बच्चा दुनिया में जाएगा तो उसके अंदर कितना भी पानी का प्रेशर आएगा, वो बच्चा टूटेगा फूटेगा नहीं, वो बच्चा गलत राह पे नहीं जाएगा। सो ये तरीका है हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया। सो पुराने तरीके को हम भूल चुके हैं एंड वेस्टर्न कल्चर को हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है वहाँ की अच्छी चीज़ें और यहाँ की अच्छी चीज़ें, दोनों का बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमें बच्चों को देने की कोशिश करनी चाहिए। सो ट्रू, सो ट्रू। 16 साल की उम्र तक उनको तपाओ, तपाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ट्रू। चलो बहुत अच्छा। लेकिन बहुत सारी जगह पर हमने ये भी देखा हुआ है कि लोग फिर भी बच्चों को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं। मतलब मैंने मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल्स में देखा है, 28 साल 30 साल की उम्र में भी लोगों के पेरेंट्स, मतलब वो अभी भी कुछ भी काम करना रहेगा, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, फिर भी कुछ भी काम करना है, अरे मम्मी को पूछना मम्मी पड़ेगा, को पूछना है, पापा को पूछना पड़ेगा, उनका परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक हिसाब से अच्छा भी है, एक हिसाब से बुरा भी है। 100% बुरा ही है। हाँ, क्योंकि बच्चे का यदि हम हाथ पकड़ेंगे नहीं तो वो चलना सीख नहीं पाएगा, और यदि हमने वो हाथ छोड़ा नहीं तो बच्चा दौड़ना कभी नहीं सीख पाएगा। ट्रू। एंड जो मम्मी पापा शायद उनको लगता है कि आउट ऑफ लव मैं मेरे बच्चे को ज़्यादा फीडिंग करूँ, ओवर फीडिंग करूँ, या बहुत ज़्यादा प्यार दूँ, या आफ्टर एज भी मैं मेरे कंट्रोल में रखूँ, समहाउ दे डोंट नो कि वो क्या क्राइम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। एंड वो उनको तभी रियलाइज़ होता है जब उनको ऐसा एहसास होता है कि ना अब हमारी उम्र हो गई, हमारे बाद ये बच्चे का क्या। करेक्ट। सो एज अ पेरेंट मैं कभी भी मेरे बच्चे के पास ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला हूँ, 24 घंटे नहीं रहने वाला हूँ। यदि उसको मेरी आदत लग गई, उससे बुरा शायद एज ए पेरेंट के तौर पे वो बच्चे का और कोई कर ही नहीं सकता। सो मुझे लगता है बच्चे का हाथ पकड़ना है, बट वो पहले 5-7 साल तक, फिर छोड़ना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे का गिरना ज़्यादा ज़रूरी है, गिरे फिर भी हमारा दूर पे रह के खड़े रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी बच्चा संभलना, खड़े होना और दौड़ना सीख पाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और कोई बहुत सारे पेरेंट्स को एक्चुअली में इसमें डर लगता है। अगर लेट्स से अगर कोई बच्चा है, समझो अभी 4-4.5 साल का कोई बच्चा हो गया, ऐसे चलो हम सोचते हैं कि यार इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन कभी खाना खाते खाते उसने गिरा दिया, अरे नहीं नहीं बेटा तुझसे नहीं होगा, रुक रुक मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। तो मैं भी बहुत बार यही सोचता हूँ कि यार
वो गिराएगा नहीं तो सीखेगा कैसे? एक बार करने दो, और शायद वही आदत अगर हम उसे कुछ नहीं करने देंगे, हम ही उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे, तो वही सारी चीज़ें शायद उसे आगे जाके बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगी। सही है। सो बच्चा जैसा है वैसा ही उसे ट्रीट करोगे तो जिंदगी भर वैसा ही रहेगा। बट बच्चा जैसा होना चाहिए वैसा यदि उसे ट्रीट करोगे तो बच्चा वैसा हो जाएगा जैसा होना चाहिए। करेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे घर में आदि को लेकर अराउंड 2.5-3 साल समथिंग का होगा, तब से लेके उसने कांच की प्लेट में खाना होता है घर पे, तो उसने हमेशा कांच की प्लेट और कांच के ग्लास में ही लिया है। एंड वी हैव नेवर सेड हिम कि ये टूटेगा या फूटेगा या गिरेगा या कुछ भी। सो तब से लेके अभी तक एक भी प्लेट या ग्लास फूटा नहीं है। इन केस फूट भी जाए तो उसके बाप का घर है, हाँ, इन केस फूट भी जाए तो उसके बाप का घर है। अपने बाप के घर पे नहीं सीखेगा तो कहाँ पे सीखेगा? ट्रू। दैट शुड बी द एटीट्यूड। और हर मम्मी पापा, हम बच्चों के मालिक नहीं हैं, माली हैं। जहां पर ये प्लांट को पानी देना जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है वो प्लांट सूखे भी। यदि हम रोज पानी देते रहे तो ये सेम प्लांट स्पॉइल हो जाएगा। सेम में हम जितना प्यार देते रहेंगे और बच्चे को सूखने का मौका नहीं देंगे उतना बच्चा भी जल्दी से स्पॉइल हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। सो बहुत अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स से ही सारी चीज़ें सीखते हैं बच्चे। एक और चीज़ है, जब भी मैं बचपन में मैं मेरे स्कूल के डेज़ मुझे याद आ गए, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सीखते थे जो शायद हम फ्रेंड्स के साथ रहकर स्कूल में सीखते थे। तो मुझे ये चीज़ याद आ रही है कि अभी ज़्यादातर अभी ऑनलाइन एजुकेशन का दौर चल रहा है। धीरे धीरे सारी चीज़ें भी ऑनलाइन हो रही है। पहले स्कूल में जाते थे हम, अभी भी, जो कि बहुत सारी जगह पर है, लेकिन अभी धीरे धीरे हाइब्रिड आ रहा है। फ्यूचर में आने वाले टाइम पे ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन होगा। तो मुझे बहुत बार ये वरी होता है कि यार बच्चे वो सारी चीज़ें कैसे सीखेंगे? मतलब जब भी हम स्कूल में जाते थे तो वो लास्ट बेंच पे बैठना, लास्ट बेंच पे टिफ़िन खाना, मस्ती करना, मज़ा करना, बंक मारना, कैंटीन में जाना, तो वो जो एक कल्चर सीखने मिलता था, फ्रेंड्स के साथ जो एक माहौल मिलता था, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं अब ये ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद वो थोड़ा कम होगा। आपको क्या लगता है फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन? यस, ऑनलाइन एजुकेशन डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसके कारण वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स तक हम पहुंच सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन। बट फॉर एक्सपीरियंस ऑफलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन। सो मुझे कई बार लोग कहते हैं कि स्कूल्स वगैरह काम की नहीं है या एजुकेशन सिस्टम उतनी काम की नहीं है। ट्रू। मेरा ये मानना है कि दोनों लर्निंग होता है, डायरेक्ट लर्निंग एंड इनडायरेक्ट लर्निंग। सो फॉर डायरेक्ट लर्निंग ऑनलाइन इज बेस्ट। बट जो दोस्तों के साथ जो गप्पे मारना या बातचीत करना या लाइन में खड़े रहना, किसी और का गलती करना और क्योंकि मैं नहीं बोल पाया उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलना, उससे मुझे सीखने को मिलना कि अपनी गलती ना हो तो बोल देना चाहिए, हाँ, राइट? जिसकी गलती हो उसको सजा कैसे दिलाए, वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थे वो हमें बच्चों को आज देने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके लिए ऑफलाइन एजुकेशन, स्कूल्स, टीचर्स, वो सारी चीज़ों का महत्व आज भी है। और एआई के समय में आने वाले 50 साल के बाद भी एआई जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में डील कैसे करना वो नहीं सिखा सकता। इंफॉर्मेशन देगा बट एक्सपीरियंस के लिए ये सारी चीज़ें बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को क्या ट्यूशन्स जाना ज़रूरी है? ट्यूशन हम क्यों भेजना चाहते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वेरी फर्स्ट थिंग, एजुकेशन के लिए या लिटरेसी के लिए वो पढ़ पाए उसके लिए। बट सर्वे ये कहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है, इलोन मस्क ने कह दिया है कि आज जो भी जॉब्स हैं, जो भी काम है, आने वाले 20 से 25 सालों के अंदर अराउंड 80-85% जॉब्स नहीं होंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं मेरे बच्चे को वो पढ़ाने के लिए भेज रहा हूँ कि जो फ्यूचर में काम में आने वाला नहीं है। डायरेक्ट पार्ट, इनडायरेक्ट लर्निंग है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो काम में आएगा। वेरी फर्स्ट थिंग। सो यदि उसके दोस्त जा रहे हैं एंड यदि कोई एसएस में भी, साइंस में भी, मैथ्स, उसका कंसेप्ट उसका स्कूल में कंप्लीट नहीं हो रहा है एंड यदि वो एक्सपीरियंस को बच्चा लेना चाहता है विद द फ्रेंड्स, तो हम ट्यूशन में भेजें। अदरवाइज उसका वीडियो यूट्यूब के ऊपर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से बच्चा सीख ले। एंड मोर देन ट्यूशन, बच्चा यदि स्पोर्ट में जाएगा, बच्चा यदि कोई एक्टिविटी करेगा, बच्चा यदि खेलेगा, बच्चा धमाल मस्ती करेगा, बच्चा मे बी जो भी रिलीजन में मानते हैं वहाँ पर जाकर प्रे करेगा, गरीब लोगों को खाना खिलाएगा, वहाँ पर ज़्यादा एक्सपेरिंशियल लर्निंग होगा। वो चीज़ हम बच्चों को दे जो फ्यूचर में काम में आएगी। सो ट्रू। सो फिजिकल ट्यूशन या डिजिटल ट्यूशन नहीं,
मंदिर पे जाना या गरीब व्यक्ति की सेवा करना या कहीं पे कोई सेवा का काम करना, सोसाइटी के अंदर झाड़ू का काइंड ऑफ रैली, स्वच्छ योजना, काइंड ऑफ स्वच्छ अभियान, स्वच्छता अभियान के तहत मम्मी सभी लोग सोसाइटी को साफ करें, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। करेक्ट करेक्ट। लेकिन बहुत बार तो ऐसा होता है कि बच्चे जब भी खेलने जाते हैं तो पेरेंट्स उसको रोक देते कि बेटा बेटा क्या खेल कूद में जा रहा है, पढ़ाई कर बेटा, फर्स्ट आना है, स्कूल में जाना है। Right. और शायद कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि यही चीज़ प्रॉब्लम है आज, इसीलिए शायद ओलंपिक्स में इतने मेडल कम आ रहे हैं, क्योंकि कम आ हमने रहे खेल कूद को तो प्रमोट ही नहीं किया है। नहीं किया। राइट राइट। सो यदि बच्चा टॉपर होगा तो अच्छा प्रोफेसर बनेगा या अच्छा प्रिंसिपल बनेगा, एंड यदि बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं होगा तो बिल्डर बनेगा और खुद की स्कूल बनाएगा। नाउ एज अ पेरेंट वी हैव टू थिंक कि हमें बिल्डर बनाना है कि प्रोफेसर बनाना है। एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कहना चाहता हूँ कि साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड। हम बच्चे के सॉफ्टवेयर को उतना तैयार करने में ध्यान दे रहे हैं, बट यदि सॉफ्टवेयर पावरफुल करना है तो हमारा जो हार्डवेयर है वो भी उतना स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सो फरारी के अंदर 4000 सीसी का इंजन है, वो इंजन तभी परफॉर्म कर पाएगा जब उसके पास उतना हैवी बॉडी चेसिस है। मारुति फ्रंटी की बॉडी में यदि हम फरारी का इंजन डालेंगे शायद चलेगी नहीं गाड़ी 400 की स्पीड पे, और यदि चल गई तो ब्रेक मारने पे रुकेगी नहीं। राइट, इंजन सीधा बाहर निकल जाएगा। तो वो इंजन जो है जितना पावरफुल उतना पावरफुल बॉडी बनाना चाहिए। सो सारे मम्मी पापा ध्यान में रखे कि मेरे बच्चे का सॉफ्टवेयर और माइंड में जितना डेवलप कर रहा हूँ उतना या उससे ज़्यादा पावरफुल मुझे बच्चे का बॉडी बनाना है। दोनों चीज़ों का समन्वय, सिर्फ बॉडी हो और माइंड ना हो तो सिर्फ वो बॉडीगार्ड बनेगा बड़े व्यक्ति का। True. उसके पास बॉडी है बट माइंड नहीं है, दैट इज ऑल्सो डेंजरस, कि वो और कुछ काम नहीं कर पाएगा एंड आफ्टर 40s बॉडी भी नहीं होगी और काम भी नहीं होगा। इंस्टेड हम बॉडी भी बनाए एंड माइंड भी बनाए तो वो स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट बन पाएगा। सो मैं दोनों का समन्वय, दोनों का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ट्रू ट्रू, सो ट्रू। लेकिन इसमें बहुत बार बच्चों को डर लगता है फेल होने का। आज पेरेंट्स को भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि फेलियर को किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल फेल होने से डरते हैं और पेरेंट्स उसको फेलियर से बचाना चाहते हैं। तो ये कभी कभी ओवर केयर भी हो जाता है, लेकिन वो फेल अगर होता है तो पेरेंट को किस तरीके से उसे हैंडल करना चाहिए? पहली चीज़ कि मम्मी पापा बच्चे के हर छोटे छोटे अचीवमेंट को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आई हैव सीन मेनी मदर्स कि बच्चे ने टीवी देखते देखते मैगी कंप्लीट किया एंड मम्मा इज़ लाइक वाओ वेरी गुड, राइट। एंड वो बच्चे को मैगी फिनिश करने में भी अप्रिशिएशन की हैबिट हो गई है कि उसको कोई वैलिडेशन मिले, उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, वैसा कोई काम हुआ है। वो बच्चा मोबाइल देखते देखते खाना फिनिश करता है एंड मम्मा इज़ अप्रिशिएटिंग हिम और हर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चे के माइंड में कभी भी फेलियर का कंसेप्ट आया ही नहीं है। और मोर देन सक्सेस वैलिडेशन एंड अप्रिशिएशन का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। एंड वो बच्चा जब रियल वर्ल्ड में जाता है एंड मे बी शायद 1 2 3 नंबर के बाद कुछ भी आया तो दैट इज़ फेलियर फॉर हिम। मे बी शायद वो 4th नंबर आया बट दैट इज़ फेलियर फॉर हिम बिकॉज उसको अप्रिशिएशन मिला ही नहीं है। एंड शायद मम्मी पापा का ओवर अप्रिशिएशन ही बच्चों को लाइफ को लेकर रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है कि मैं जहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर रेड कारपेट होगी ना, आई एम लाइक ए सेलिब्रिटी ना, सो एंड सो। तो सारे मम्मी पापा को कहना चाहता हूँ फेलियर को यदि हैंडल करना सिखाना है तो बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करें, ना कि सेलिब्रिटी की तरह। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि बच्चा जब भी गिरता है या छोटे छोटे फेलियर्स आते हैं उस समय पे हम रिएक्ट ना करें। सो फॉर अध्याय, वो जब भी छोटा था वो चलते चलते उसको दौड़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो जैसे ही गिरे तो मैं और मेघा वैसे ही खड़े रहेंगे, नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और उसको चोट आई, मे बी 3 साल की एज पे उसका घुटना छिल गया, खून निकल रहा है, तो वो हमारी और देखेगा, हम उसकी ओर देखेंगे और शायद वो थोड़ा सा रोने जैसा हो तो हम इमीडिएटली क्लैप करते थे। एंड यू वोंट बिलीव, उसका घुटना छिला है, खून निकल रहा है, वो खड़ा होता था एंड ही वाज आल्सो क्लैपिंग। सो इट इज़ नॉट द फेलियर बट इट इज़ द रिएक्शन ऑफ द फेलियर कि तू फेल क्यों हुआ, तू गिरा क्यों, वो नहीं, बट अप्रिशिएट किया, मैंने क्लैप किया तो उसने भी खड़े होकर क्लैप किया। एंड मे बी शायद अभी तक उसको खून निकले, थोड़ा मोटा छोटी मोटी चोट निकले, तो वो आज तक कभी रोया नहीं है बिकॉज उसने कभी को देखा ही नहीं है। सो उसके लिए मे बी फेलियर इज नॉट द फेलियर बट रिएक्शन ऑफ द फेलियर दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो मुझे लगता है कि जब भी बच्चा फेल होता है, मे बी कोई मार्क्स कम लेकर आया, तो इट इज़ नॉट कि बच्चा फेल हुआ है, शायद उस समय पे टीचर भी पढ़ाने में फेल हुए हैं।
टीचर भी उसकी लर्निंग स्किल्स जो थी, मे बी वो विजुअल था, ऑडिटरी था, किनेस्थेटिक था, वो समझने में फेल हुए हैं। शायद वो एजुकेशन सिस्टम भी फेल हुआ है, तो सिर्फ फेल का लेबल बच्चे पे मिला है, बट फेल तो पूरी सीरीज में मम्मी पापा भी हुए हैं। बट वो मार्कशीट सिर्फ बच्चे की आती है। मुझे लगता है जो दिन टीचर की और पेरेंट्स की मार्कशीट आनी शुरू हो गई, तो मुझे लगता है हमें पहले खुद को संभालना पड़ेगा, फिर बच्चों को। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो पेरेंट्स का वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत उनको ज़्यादा। ऐसा लगता है कि यार मेरा बच्चा है ना, तो यार वो तो टॉप पे ही आना चाहिए। उनको कंपटीशन के अंदर ही बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज फील करवा देते हैं। करते हैं, शायद इसी करते की हैं। वजह से वो कहीं ना कहीं सही, ऐसी 100%, सिचुएशन होती है। 100%। सर बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जब भी घर पे बात करते हैं बच्चे के लिए, उनके करियर के लिए, कोई भी चीज़ों के बारे में फैमिली में, तो बहुत बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। मम्मी कुछ और बोल रही है, पापा कुछ और बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर बच्चा देखता है कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना फेवर ढूंढने लगेगा कि हाँ यार मम्मी के साइड ही बात करनी पॉलिटिक्स चाहिए। उसने घर में ही सीख लिया। सीख ली है। सो इससे मैं ज़्यादातर हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी ब्लूप्रिंट जो कोर्स है, इसके अंदर मैं कहता हूँ इट इज़ कॉल्ड MDP, दैट इज़ द मल्टी डायरेक्शनल पैरेंटिंग। सो फॉर एन एग्जाम्पल, ये प्लांट जो है, ये प्लांट को एक व्यक्ति कहे कि AC रूम में रखते हैं, दूसरा कहे धूप में रखते हैं, तीसरा कहे रोज़ पानी देना है, चौथा कहे हर हफ्ते में एक ही बार पानी देना है, एंड 4 अलग अलग लोग अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे, तो प्लांट ग्रो करेगा कि स्पॉइल होगा? स्पॉइल होगा। सेम वे एक बच्चा है, मम्मी ने बोला आइसक्रीम नहीं खाना है, एंड पापा ने खिला दिया, सोचते हुए कि मुझे बचपन में खाने को नहीं मिला था, अब मेरे पास पैसा है, मैं खिला सकता हूं, तो खा ले बेटा। यदि पापा ने मना किया तो दादा दादी ने दिला दिया। सो नाउ अब प्लांट स्पॉइल हो जाए। मल्टी डायरेक्शनल पैरेंटिंग, बच्चा भी है, यदि 4 अलग अलग लोग अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे, क्या होगा? ग्रो करेगा कि स्पॉइल होगा? स्पॉइल होगा, राइट? सो यहां पर हमें क्या करना चाहिए? वेरी फर्स्ट थिंग, टीम वर्क होना चाहिए, जहां पर हम डिवाइड एंड रूल करें। सो डिवाइड एंड रूल इज व्हाट? जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में उसकी अथॉरिटी। ज्यादातर घरों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज नॉट दी बच्चे का प्रॉब्लम, बट दी पेरेंटिंग का प्रॉब्लम। एंड वहां पर मम्मी को बच्चे को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बट वो जब पढ़ाने के लिए बिठा है, उसको बोले कि अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, चुपचाप पढ़ने के लिए बैठ जा, तो उसकी जो अथॉरिटी है ना, वो फिर दादा दादी को लगता है कि मेरी बहू तो हिटलर है, वो बच्चे के ऊपर अत्याचार करी है, वो वहां पर आकर अपना वीटो पावर यूज करते हैं। कभी मम्मी ने मना कर दिया आइसक्रीम के लिए और बोला कि ये खाना बना है, अभी ये खाना खा लो फिर ही मिलेगा, एंड तब पापा अपना वीटो पावर यूज करते हैं। सो हम क्या करें? मम्मी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उसी की अथॉरिटी मम्मी की हो, फुल एंड फाइनल। जैसे हमारे घर के अंदर कुछ एरियाज है फूड को लेकर जो मेघा हैंडल करेगी, सो उसको लेकर मेरा बेटा मेरे पास आएगा, बोले टॉय चाहिए, तो मैं कहूँगा बेटा मम्मा को पूछना पड़ेगा, राइट? खाने के लिए बेटा मम्मा को पूछना पड़ेगा, मम्मा कहेगी वो आपको दिला देंगे, अदरवाइज नहीं। सो हर एक व्यक्ति का डिपार्टमेंट हो, एंड वो व्यक्ति, जैसे दादा दादी है, स्पिरिचुअल साइड ले सकते हैं, मंदिर पे जाना, बच्चे को मंत्र, वो सारी चीज़ों को लेकर धर्म पुण्य का कोई भी काम करना हो, वो सिर्फ दादा दादी करेंगे। पापा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, धमाल मस्ती करना, वो चीज़ वस्तु को पकड़े। और उसके अलावा बोले ये पूरे घर में कुछ भी, बोले इसके लिए डिपार्टमेंट किसका? आपके लिए फाइनेंस का डिपार्टमेंट वाला कोई बच्चा आपके पास आया तो आप क्या बोलेंगे? मैं कंटेंट देखता हूँ, फाइनेंस वाले को, अकाउंटेंट को पकड़ो, HR के लिए इनको पकड़ो, इंस्टाग्राम के लिए बोले इनको पकड़ो, करेक्ट, राइट? तो सेम में घर पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए बोले मम्मी, मम्मी जो कहेगी वही होगा, राइट? तो सेम में यदि हम डिपार्टमेंट वाइज यदि काम करना शुरू करें, तो हम बच्चों को हैप्पी पेरेंटिंग डेफिनेटली दे सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और ये मुझे ऐसा लग रहा ना, ये पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं आजकल का जो बिजी लाइफ आ गया है पेरेंट्स का, मॉम पूरे टाइम बिजी हो गए, डैड पूरे टाइम बिजी हो गए, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन, वो कनेक्शन आजकल बैठ नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी है, दोनों को कुछ अर्निंग करना पड़ता है, दोनों को कुछ काम करना पड़ता है, तो बच्चों के साथ वो कनेक्शन किस तरीके से बनाना चाहिए, हेल्दी कनेक्शन किस तरीके से बच्चे के साथ बनाए? राइट, वेरी फर्स्ट थिंग, क्या हम बिजी है वो हमें प्रश्न पूछना चाहिए, राइट? क्या हम बिजी है? तो ज़्यादातर हम कंपैरेटिवली ऑक्यूपाइड है स्क्रीन एंड सोशल मीडिया के अंदर, वेरी फर्स्ट थिंग। सो हम बेस्ट ऑफ यू, जो मैंने पहले भी कहा कि ऑफिस में देते हैं, क्लाइंट को देते हैं, दुनिया को देते हैं, पार्टी को देते हैं, किटी पार्टी को देते हैं, हर जगह पर हमें जाना है, हर जगह पर हमें छाना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम जब बच्चे के सामने आते हैं तो रेस्ट ऑफ यू लिटिल एनर्जी के साथ हम बच्चों के सामने जाते हैं। आज से हर मम्मी पापा ये गोल रखे कि मेरे बच्चे को भले मैं आधा घंटा दूँ, बट वो रेस्ट ऑफ यू नहीं होना चाहिए, वो बेस्ट ऑफ यू होना चाहिए, वेरी फर्स्ट थिंग।
नाउ नंबर 2 कि जो भी मेरे पास समय है, वो समय पे मैं बच्चों के करेक्शन में यूज ना करते हुए बच्चों के साथ कनेक्शन में यूज करना शुरू करूँ। सो वो आधा घंटा बच्चे को एडवाइस दूँ, टोका टाकी करूँ, ये नहीं करता, वो नहीं करता, फेल हुआ ना होमवर्क में, तूने किया नहीं, ना हैंड राइटिंग खराब है। उसकी जगह पर बच्चा अच्छा क्या कर सकता है, बच्चे को क्या पसंद है, वो जब मैं उसके साथ करना शुरू करूँ, एंड आफ्टर दैट 20, 30, 40 मिनट ऑफ प्ले, मैं बच्चे को बोलूँ, बेटा आपका होमवर्क हो गया है, नहीं हुआ है तो आप कर लेना। गारंटी के साथ यदि 30 मिनट हमने बच्चे की बात सुनी है और हमने वो किया है जो बच्चे ने कहा है, तो बाकी की 23 घंटे और 30 मिनट हम जो कहेंगे वो बच्चा करेगा और उसे फॉलो भी करेगा। सो बच्चे को वो आदत तो हो कि कोई हम जो कहे वो सामने वाला फॉलो करता है, वो देखेगा तो वो डेफिनेटली करेगा। ट्रू ट्रू, अमेजिंग। बहुत बहुत इंसाइटफुल चीज़ें आप सर बता रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे जितने भी व्यूअर्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं एज अ अगर पेरेंट है तो ये सारी स्टोरीज के साथ, सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है, हो रही है, राइट। सुपर। लास्ट 20 साल से लगे हुए हैं, और माय टारगेट इज 92 की एज तक मुझे यही काम करना है, और पेरेंटिंग को लेकर ही मुझे नेशन को और पूरी दुनिया को सर्व करना है। सो दैट इज द एम, दैट इज द एम। अमेजिंग अमेजिंग, सुपर, ग्रेट। सर एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, अगर आप एक कोई ऐसा यूनिवर्सल पेरेंटिंग टिप कोई देना चाहो हर पेरेंट को, जो हमारे व्यूअर हैं, जो जो न्यू पेरेंट बनने वाले हैं, उनको क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? सो न्यू पेरेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली हम काइंड ऑफ रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है। कभी लगेगा कि दिस इज राइट डिसीजन, कभी लगेगा दिस इज वेरी रॉन्ग डिसीजन, बट पेरेंटिंग इज नॉट ईजी, बट इट इज़ वर्थ। इट इज़ नॉट ईजी, बट इट इज़ वर्थ। एंड जब हम पर्टिकुलरली ये पड़ाव से होते हुए, बच्चे बेडशीट खराब करेंगे ना, कपड़े खराब करेंगे ना, धमाल मस्ती करेंगे ना, हमारी बात नहीं सुनेंगे, बट वो चीज़ जब हम एक काइंड ऑफ मौसम भी हो सकती है, नींबू हो सकता है, वो भी मरने से पहले 3 बीज ये दुनिया में छोड़ के जाता है। 4 बीज वो छोड़ के जाता है कि उसकी जो नस्ल है वो आने वाले समय में टिकी रहे। तो बस वो एक गोल में यदि ध्यान में रखो कि मैं मेरी जो बीज है उसको छोड़ के जा रहा हूँ, तो वो मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना के छोड़ूँ कि मेरी गैर हाजिरी में बच्चों की परवरिश करो तो वैसी करो कि आपके बच्चे उनके बच्चों को आपके किस्से सुनाए। वो गोल के साथ यदि हम करेंगे तो पेरेंटिंग की जर्नी बहुत ही वर्थ है, बहुत ही वंडरफुल है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा पीस ऑफ एडवाइस आपने सर दिया है। रियली इससे बहुत ज़्यादा इंसाइट्स लोगों को मिलने वाले हैं, रिलेवेंट होगा तभी। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो सर ये एजुकेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो बच्चे बहुत बार पढ़ाई करना चाहते नहीं हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई मतलब थोड़ा क्या करना है यार, यही सब चीज़ें, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या हम ऐसा करें जिससे उनको वो एजुकेशन की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए वो? राइट। सो इनफैक्ट मेरा एक प्रोग्राम है कॉल्ड एन्जॉय योर एग्जाम्स, एंड जहाँ पर बच्चों को अपनी स्टडी को भी वो चाहे तो एन्जॉय कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। वो बच्चा जो कहता है मम्मी पापा की बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है या मेमोरी काम नहीं करती, वही बच्चे को यदि पूछेंगे कि लगान मूवी के अंदर आमिर खान ने कौन से कपड़े पहने थे, लास्ट बॉल में आउट हुआ था कि सिक्सर मारा था, वो सारी चीज़ें याद हो राइट। तो वो याद है, क्यों याद है? बिकॉज जब भी हम मूवी के फॉर्मेट में या स्टोरी के फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन काम करता है, एंड राइट ब्रेन हैज़ a 90% ऑफ रिकॉल कैपेसिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मूवी या सॉन्ग्स, आज से 20 साल पुराना सॉन्ग आज रेडियो पे आएगा, आप साथ साथ में गुनगुनाएंगे। बट मे बी शायद आपने आज मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, गारंटी के साथ में यदि आज पूछूं कि आज की हेडलाइन क्या थी, लंच के बाद 99% लोग विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई, राइट, जस्ट बिकॉज कि उस समय पे हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है। जब लैंग्वेज या बोर्डम वाली कोई भी चीज़ हो, मोनोटोनस कोई भी चीज़ हो, तो लेफ्ट ब्रेन काम करेगा। सो यदि हम वैसा करें कि बच्चों का जो स्टडी है उसको फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एक्टिविटी, मे बी विद द म्यूजिक, काफ़ी सारे बच्चे म्यूजिक के साथ सुनते हैं तो मम्मी पापा बंद कर देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ते वक्त पैरों को या हाथों को हिलाते रहते हैं, पेन से टिक टिक आवाज़ करते रहे। इट मीन्स कि उनका ब्रेन एक्टिव हो रहा है। जो बच्चे किनेस्थेटिकली हाई है उनके पैर हिलते रहेंगे, उनके हाथ हिलते रहेंगे, इट मीन्स उनका ब्रेन एक्टिवेट हुआ। एंड मेजोरिटी ऑफ द मम्मी पापा क्या बोलेंगे एडवाइस के वक्त, तू सीधा बैठ, पैर हिलाया तो देख, तू मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है। इट इज नॉट कि ध्यान नहीं दे रहा है, वो ध्यान दे रहा है, इसीलिए हाथ पैर हिल रहे हैं। वो पढ़ रहा है,
इसलिए उसको गाने की ज़रूरत है। सो बच्चे के वो राइट ब्रेन को समझते हुए मे बी कोई किसी भी कंसेप्ट को थ्रू माइंड मैपिंग हम यदि पिक्चर में कन्वर्ट कर लें, वी हैव टेक्निक कॉल्ड स्कैनिंग टेक्निक, एंड इनफैक्ट उसके थ्रू बच्चे पेज नंबर के साथ में पूरे लेसन को तैयार कर लेते हैं। सो वो बच्चे को पूछा जाए पेज नंबर 7 पे क्या लिखा है, तो आधे घंटे के बाद, इनफैक्ट अभी मैं आपको सिखाना शुरू करूँ विद इन नेक्स्ट 30 मिनट, आप पेज नंबर 7 पे क्या है, पेज नंबर 10 पे क्या है, वो सीधा सीक्वेंस में बोल सकते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ राइट ब्रेन। सो उसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करें, माइंड मैपिंग हो सकता है। इनफैक्ट मेरा मेडिटेशन भी है फॉर स्टूडेंट्स, जो बच्चों को स्टूडेंट को स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप करना है, यूट्यूब पे है, एंड 2.5 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स ने वो मेडिटेशन अभी तक किया है, एंड उसके काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस भी है। सो मुझे लगता है वो सारे व्यूअर्स यदि मेडिटेशन करेंगे, उनके बच्चों को करवाएंगे, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 100% ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ है, और इवन मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। मैं तो मेरे बच्चों को अभी करवाने ही वाला हूँ। इनफैक्ट हम लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, किसी को भी अगर वो मेडिटेशन या प्रोग्राम्स करने हैं तो दैट इज़ 100% यूजफुल। आजकल गर्ल्स के लिए स्पेशली प्यूबर्टी या पीरियड्स, ये सारी चीज़ें एज के बहुत पहले आ जाती है। एक टाइम था जब भी वो 15-16 के आसपास होता था, लेकिन अभी आज 10, 11, 9 के आसपास भी लोगों को होने लगा है। अच्छा, कभी कभी लेट भी होता है, तो ये क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये होता है, और क्या ये सारी चीज़ें ओपनली लोगों के साथ बात करनी चाहिए, जैसे पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में क्या होता है ये? राइट। मेरा ये मानना है वेरी फर्स्ट थिंग कि आजकल जो बच्चों का फूड है वो कंपैरेटिवली काफ़ी चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, और ख़ास करके जो दूध वगैरह भी बच्चे पी रहे हैं वो गाय भैंस उसको भी हार्मोन्स दिए गए हैं, राइट, बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ फूड रिएक्शन आजकल उसके कारण, प्लस बच्चों का जो फूड यानी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है वो भी हमारे समय से कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़ चुका है। बादाम या बाकी की सारी चीज़ें भी बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपैरेटिवली बच्चों के अंदर आज 13 पे टीन नहीं 10 पे टीन आ चुका है, 10 पे टीन। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी ऐसी काइंड ऑफ सेंसिटिव एज होती है तो मोर देन फिजिकल बच्चों इमोशनल चेंजेस बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आने शुरू होते हैं, एंड बच्चा इज़ लाइक कि मैं बच्चा नहीं हूँ, बच्चा है, मम्मी पापा को बच्चा लगता है, तो बच्चा बड़ा हो गया एंड पेरेंटिंग बड़ा नहीं हुआ, एंड इसलिए बच्चे को बोलना पड़ता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे इसकी तरह ट्रीट मत करो। सो नाउ इट्स टाइम कि पेरेंटिंग को भी बड़ा किया जाए, एंड उसके लिए वेरी फर्स्ट थिंग कि बच्चा जब पूछे, जितना पूछे उतना कंपैरेटिवली हम बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करें। फ्रेंड्स सेम एज ग्रुप के होंगे तो शायद अच्छी या शायद गलत एडवाइस भी दे सकते हैं, बट बीइंग अ पेरेंट वो गलत एडवाइस नहीं देंगे। एंड नंबर 3 एंड लास्ट थिंग जो कहना चाहूँगा मम्मी पापा को, स्पेसिफिकली जो इनकी भी टीनेज बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, बेटी है तो मम्मी को एकांत में समय बिताना चाहिए। मैं मैक्सिमम आपके पास भी कंप्लेन आती होगी, हमारे पास भी टीनेज की कंप्लेन आती है कि टीनेज के बच्चे शेयर नहीं करना चाहते। पहले ही यूज्ड टू शेयर, शी यूज्ड टू शेयर, बट नाउ दे डोंट वांट टू। इट इज़ नॉट दे डोंट वांट टू, दे वांट टू, बट क्या वो प्यूबर्टी के बारे में या बच्चे ने कहीं पे किसी ने पॉर्न दिखाया और बेटा कुछ पूछना चाहता है, क्या वो मम्मी के सामने, बहन के सामने सबको पूछ पाएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो अब जब बच्चा 10 को क्रॉस करता है उसके बाद में पापा को बेटे के साथ डेट पे जाना चाहिए। सो वहाँ पर वो मे बी मूवी में जाए, अकेले लंच के लिए जाए, अकेले रूम में ताश खेले, कैरम खेले, एंड जो वो 1-to-1 क्वालिटी टाइम पापा के साथ है, और इन बिटवीन पापा ने बोला होगा कि बेटा टीन एज में मे बी क्रश हो सकता है, कोई लड़की आपको पसंद आ सकती है, तो वो नॉर्मल है, इट इज़ नॉर्मल। इनफैक्ट वो ना हो तो प्रॉब्लम है, वो ना हो, लड़का है लड़की को देख के अट्रैक्शन ना हो तो प्रॉब्लम है, हो तो नॉर्मल है। सेम में बेटी है, उसको कोई लड़की को देख के अफेक्शन अट्रैक्शन होता है तो खुश होना चाहिए कि बेटी नॉर्मल है, राइट। नाउ डेज तो अभी और भी काफ़ी सारे केसेस हम देखने को मिलते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग, बी नेचुरल, बी नॉर्मल। नंबर 2, बेटी के साथ यदि मम्मी ने डेट पे गई है, मूवी देखा है, ताश खेले है, 1-to-1 टाइम स्पेंड किया है, एंड नाउ यदि उसको अफेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, किसी और फ्रेंड्स ने कुछ गलत चीज़ दिखा दी, तो बेटी विल बी फ्री टू शेयर कि मम्मा ऐसा ऐसा कुछ था, क्या होना चाहिए। सो मेरा ये मानना है कि हम ओपन एनवायरनमेंट रखें, बट वो 1-to-1 क्लोज एनवायरनमेंट हो। सो इन अ वे ओपन है टू टॉक, बट बेटी है तो मम्मा के साथ ज़्यादा फ्री रहेगी, बेटा है तो पापा के साथ नेचुरली ज़्यादा फ्री रहेगा। वो एनवायरनमेंट तैयार करें।
करेक्ट करेक्ट तो टीनेज को हम राइट डायरेक्शन डेफिनेटली दे पाएंगे। एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा मेरे ख्याल से तो अभी पेरेंट्स के साथ होता है, मम्मी पापा दोनों अपने अपने काम में बिजी है, दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में वो इमोशनली बॉन्डिंग नहीं होती है मॉम डैड के बीच में। तो आपके हिसाब से वो बॉन्डिंग कैसे डेवलप करें मॉम और डैड, स्पेशली जब भी दोनों अपनी दुनिया में बिजी है, किस Right. तरीके से उनको लाइफ को आगे लेके जाए। लेके जाएं? सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं कहता हूँ, ज़्यादातर मम्मियाँ मम्मी बनने के बाद वाइफ बनना भूल जाती है, और ज़्यादातर पापा पापा बनने के बाद हस्बैंड बनना भूल जाते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ पहले हैं, मम्मी एंड पापा बाद में हैं। एंड हम ये यदि जॉब में या बिजनेस में कहीं पर भी बिजी है, तो वो क्यों बिजी है, वो क्वेश्चन मुझे लगता है हमें सबसे पहले पूछने की ज़रूरत है। यदि वो स्पाउस के साथ, यदि बच्चों के साथ, यदि हम टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे, तो वैसा बिजी रह के हम क्या उखाड़ लेंगे, राइट? सो वेरी फर्स्ट थिंग हम वो प्रायोरिटी सेट करें, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि हम हस्बैंड एंड वाइफ पहले हैं, सो मे बी शायद दोनों साथ में वॉक पे जाए, मे बी स्विमिंग हो सकता है, वॉक हो सकता है, मे बी दम शिराज या मे बी अंताक्षरी खेलना, कोई अच्छे से रोमांटिक गाने जो बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप जो आपको पसंद थे, या वो मूवीज़ थे, वो वीकेंड के टाइम पे हम देख सकते हैं। सो जो काइंड ऑफ रिकमेंडेशन में वीडियोज़ आते हैं, या सोशल मीडिया हमें काइंड ऑफ डूम स्क्रोलिंग करवाता है, उसकी जगह पर हमारी जो पुरानी यादें हैं उसको हम तरोताज़ा करें, तो मुझे लगता है रिलेशनशिप को हम ज़्यादा अच्छे से काइंड ऑफ बॉन्ड कर पाएंगे। एंड हॉबी से रिलेटेड कोई ना कोई एक या दो एक्टिविटी करनी मस्ट फॉर कपल्स, मस्ट फॉर कपल्स। 2 रुपये कम आएंगे तो उसका किसी को एंड ऑफ द लाइफ में अफसोस नहीं होता कि मैं करोड़पति होने वाला था, लखपति बना, और मुझे अफसोस है कि मैं 90 लाख रुपए नहीं बना पाया, 1 करोड़ नहीं बना पाया, 50 करोड़ नहीं बना पाया। बट डेफिनेटली रिलेशनशिप में यदि कहीं पर कमजोरी ये रह गई, तो एंड ऑफ द लाइफ यदि 12,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा हो जाए, भारत रत्न मिल जाए, रेमंड जैसी ब्रांड क्रिएट हो जाए, फिर भी लास्ट में लिखना पड़े माई इनकम्प्लीट लाइफ, उससे अच्छा 12,000 करोड़ की जगह भले 12 करोड़ कमाएं, बट माई हैप्पी लाइफ नाम की हम बुक लिख के जाए, वो हमें प्रायोरिटी में रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी सर। एक मैं अगर फैमिली के बारे में अभी भी सोचूं ना, तो बहुत बार इंडिया में ना अभी भी एक कल्चर चल रहा है, मतलब 2 टाइप की फैमिलीज होती है। एक जॉइंट फैमिली जहाँ पर अंकल आंटीज काका काकी सब लोग सब साथ लोग में रहेंगे, और एक अभी न्यूक्लियर फैमिलीज बनते गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मेट्रो सिटीज़ में आए, वहाँ पर स्पेस की कमी है, फिनेंस की कमी है, तो खाली हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ। तो आपके हिसाब से कौन सी फैमिली, दोनों के मुझे प्रोज कॉन्स बताइए, मतलब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा अच्छा है या जॉइंट फैमिली? दोनों अच्छा है। जो परिस्थिति है उसका हम स्वीकार करके हैप्पीली एक्सेप्ट कर ले, वो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आई हैव सीन, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में 20+ कंट्रीज़ के पेड पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे पेरेंट्स को मैं एवरी 15 डेज मिलता हूँ, उनके क्वेश्चन आंसर्स में देखता हूँ। जॉइंट फैमिली में रहने के हज़ारों बेनिफिट्स हैं, बट फिर भी क्योंकि वो देख नहीं पाते, उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते, तो बिकॉज ऑफ दैट वो जॉइंट फैमिली के अंदर भी जैसे नर्क में रह रहे हो वैसे रह रहे हैं। दे आर नॉट एंजॉइंग दैट जॉइंट फैमिली। एंड जो न्यूक्लियर फैमिली में चले गए, नाउ दे आर ऑल्सो नॉट एंजॉइंग दैट न्यूक्लियर फैमिली लाइफ एज वेल। सो मेरा ये मानना है कि हम एक मंत्र को ध्यान में रखें, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। सो मे बी मैं अभी जॉइंट फैमिली में हूँ, उसका मैं स्वीकार करूँ, उसके प्लस एंड माइनस पॉइंट होंगे ही होंगे। एंड न्यूक्लियर फैमिली है, वैसे सिचुएशन है, मुझे जॉब के लिए बिजनेस के लिए जाना पड़ा, उसका मैं स्वीकार करूँ। एंड वो सिचुएशन में बच्चे के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, एंड जॉइंट फैमिली में सब लोग साथ में मिलकर बेस्ट क्या कर सकते हैं, वो गोल पे फोकस होना चाहिए। सो मेरा खेत छोटा है कि बड़ा है, वो फोकस नहीं होना चाहिए। मैंने जो बीज डाला है वो बिगड़ न जाए और वो प्रॉपर वे में उग पाए, वो गोल होना चाहिए। सुपर सुपर, ग्रेट 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 सर, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतनी सारी चीज़ें मुझे आज सीखने मिली है सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।